वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जहां हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। 2025 एफकेट एग्ज़ाम जो 22 फरवरी को हुआ है, उस पेपर का हम मैथ्स सेक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसा था। फर्स्ट क्वेश्चन, two taps A and B can fill a tank alone in 6 hours and 9 hours respectively, while a third tap C alone can empty the same tank in 18 hours. If all the three taps are open together, then in how many hours the tank will be filled? Question is this one. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें जो डेटा दिया गया है उसमें तीन टैप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट टैप ए, सेकंड टैप बी एंड थर्ड टैप सी। ओके, टैप ए जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने टाइम में टैंक को फिल कर सकता है? 6 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है। फिलिंग टैप है इसलिए पॉजिटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं। बी टैप 9 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है, ये भी फिलिंग टैप है इसलिए पॉजिटिव साइन से इसको भी डिनोट करते हैं। एंड सी टैप कैन अलोन एम्प्टी द टैंक इन 18 आवर्स, ये 18 आवर्स में टैंक को खाली कर सकता है। खाली कर रहा है इसलिए नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। इसके बाद हम जो भी डेटा हमें दिया गया है उन सब का मतलब जो भी टाइमिंग टू फिल और एम्प्टी द होल टैंक का डेटा दिया होता है, टाइम दिया होता है, उसका हम लेते हैं एलसीएम, और उस एलसीएम को हम अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर लेते हैं। ओके, वर्क, और यहाँ वर्क क्या होगा? टैंक को फिल करना। तो डेट मीन्स हमारे लिए वर्क हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ओके, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। हम टैंक की कैपेसिटी को यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। हम बेसिकली 6, 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 ही आएगा हमारे लिए एलसीएम, तो 18। अब 18 क्योंकि हम वर्क कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो चलिए कंसिडर कर लेते हैं। टैंक की कैपेसिटी 18 लीटर है। इट मीन्स हमें टैंक के अंदर 18 लीटर वाटर फिल करना है। ए 6 आवर्स में पूरा टैंक भर सकता है, इसका मतलब 6 आवर्स में 18 लीटर टैंक के अंदर पानी भर सकता है। तो 6 से 18 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेट बिकम्स 3 लीटर पर आवर के रेट से ये टैंक को फिल करेगा। इसका मतलब डेट इज द एफिशिएंसी या एफिशिएंसी ऑफ टैप ए, ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, डेट इज। एंड सिमिलरली बी टैप 9 आवर्स में पूरे टैंक को भरता है, डेट मीन्स 18 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में क्या काम करेगा? तो ये 1 घंटे में 2 लीटर्स टैंक के अंदर पर आवर के रेट से पानी भरेगा। ओके, 18 आवर्स में सी टैप पूरा टैंक को खाली करता है, इसका मतलब 1 घंटे में क्या काम करता है? वो 1 लीटर, 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर पर आवर के रेट से खाली करता है। कहाँ से आ रहा है ये डेटा? तो एक्चुअली यहाँ एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है, और जब भी हम टैंक एंड टैप्स के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या इंडिविजुअल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ कॉन्सेप्ट आता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास वर्क था, टाइम था, तो दैट मीन्स वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी। इस तरह से हमने ईच ऑफ इंडिविजुअल टैप की एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया। एंड नाउ व्हाट, अब क्या करना है हमें? अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन में कहा गया है इफ ऑल द थ्री टैप्स आर ओपन टुगेदर, दैट मीन्स ए टैप, बी टैप एंड सी टैप, तीनों को एक साथ खोला, तो प्लस का मतलब है तीनों एक साथ खोले गए। ओके, अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है तो एक्चुअली काम क्या होता है? ए 1 घंटे में 3 लीटर के रेट से पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 लीटर के रेट से पानी भरेगा, और सी 1 घंटे में 1 लीटर के रेट से इसमें से पानी निकालेगा। तो इसका मतलब 1 घंटे में ओवरऑल इफेक्ट किया हुआ इतना लीटर पर आवर के रेट से। देखें क्या आता है ये? तो दैट मीन्स 3 to 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, एंड दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, तो 4 लीटर पर आवर के रेट से पॉजिटिव मीन्स भरेगा, तो दैट इज फिलिंग एफिशिएंसी हो गई। ओके, तो दैट इज फिलिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। अब अगर ये फिलिंग एफिशिएंसी है तो टैंक को भरना चाहिए, तो दैट मीन्स तीनों को एक साथ चलाने पर ओवरऑल फिलिंग टाइम कितना होगा उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो फिलिंग टाइम कितना हो जाएगा? एंड टाइम इज इक्वल टू, हमने जो कॉन्सेप्ट अभी लिखा था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा, तो दैट इज टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर तीनों टैप्स को टैंक को भरना है तो टैंक के अंदर तो 18 लीटर वाटर आता है और इन तीनों की मिलकर एफिशिएंसी है 4 लीटर पर आवर, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो दैट मीन्स 4 4 जा 16 एंड 0.5, तो दैट मीन्स 4.5 आवर्स में टैंक पूरा भर जाएगा, एंड दैट शुड बी द आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द आंसर। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अजय एंड विजय कैन डू अ वर्क इन 25 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। तो दो पर्सन क्वेश्चन में गिवन है, अजय एंड विजय। विजय
ये दोनों ही पर्सन्स कितने कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन में डेटा गिवन है। तो डेट मीन्स अजय जो है वो 25 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है, जबकि विजय 40 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब वर्किंग टुगेदर का केस आ रहा है, दैट मीन्स इंडिविजुअल का जब भी कॉन्सेप्ट होता है तो हम बेसिकली एफिशिएंसी आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द टाइम। तो जो भी टाइम टू फिनिश द वर्क दिया है उसका एलसीएम लेते हैं, तो 40 एंड 25 का एलसीएम लेना है। तो दैट वुड बी 200 हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो 200 हमारे लिए एलसीएम हो गया। तो 200 यूनिट का वर्क इन दोनों को मिलकर के कंप्लीट करना है। अब यहां से हम एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल को भी फाइंड कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल कितनी कितनी होगी उसे बताना है। तो 25 से 200 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी होता है। तो 25 से 8 यूनिट पर डे के रेट से एक काम फिनिश करता है। एंड 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट पर डे के रेट से विजय काम करेगा, दैट इज ओके। तो दोनों की एफिशिएंसी हो गई इंडिविजुअल। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अजय एंड विजय दोनों ने एक साथ वर्क को स्टार्ट किया। ए प्लस बी मीन्स दोनों ने मिलकर वर्क को स्टार्ट किया। तो अजय एक दिन में करता है 8 यूनिट पर डे वर्क और विजय करता है एक दिन में 5 यूनिट वर्क। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तो दैट मीन्स 13 यूनिट पर डे के रेट से वर्क को फिनिश करेंगे, इस एफिशिएंसी से काम करेंगे। ओके, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर सम डेज अजय लेफ्ट। आफ्टर सम डेज अजय लेफ्ट क्वेश्चन में गिवन है। कितने डेज ये तो बताया ही नहीं। आफ्टर सम डेज कुछ दिन के बाद अजय ने काम छोड़ दिया, दैट इज। अगर अजय ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया है तो दैट मीन्स कितने दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया वो तो हमें पता ही नहीं। और आगे बोल रहे हैं विजय फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो अब विजय ने रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में फिनिश किया उसको देखते हैं। विजय ने फिनिश किया है रिमेनिंग वर्क, फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 27 डेज में इसने रिमेनिंग वर्क को फिनिश किया है। अब विजय जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। ओके, 5 यूनिट पर डे के रेट से काम करता है। तो 27 डेज में इसने कितना वर्क किया होगा, दैट मीन्स वर्क डन बाय हिम कितना है, वर्क डन। तो इसने जो रिमेनिंग वर्क किया वो है कितना एक्चुअली। तो वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ओके, अब टाइम कितना, तो विजय ने 27 डेज तक काम किया और किस एफिशिएंसी 5 यूनिट से किया है। तो डेट मीन्स 27 5 सा 135। तो डेट मीन्स इसने रिमेनिंग वर्क 135 यूनिट फिनिश किया हुआ है। अगर रिमेनिंग वर्क विजय ने इस यहाँ फिनिश किया है तो बाकी का जो भी काम है वो यहाँ फिनिश हुआ होगा। तो डेट मीन्स ये वर्क छोड़ने के बाद जो वर्क बचा है वो कितना है हमें वो चाहिए अब। ओके, इस स्टेज पर तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वर्क डन टुगेदर कितना है, वर्क डन टुगेदर। तो दोनों ने मिलकर एक साथ जो वर्क किया था वो कितना है उसको अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो दैट शुड बी टोटल वर्क में से विजय ने अकेले जितना वर्क फिनिश किया उसको माइनस कर लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास 200 यूनिट था, इसमें से 135 इसने फिनिश किया हुआ है, तो माइनस कर देते हैं इसको। तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 65 यूनिट वर्क। इट मीन्स दोनों ने मिलकर यहाँ पर 65 यूनिट वर्क फिनिश किया होगा। तो इस 65 यूनिट वर्क को फिनिश करने में टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ओके, वर्क कितना है हमारे पास 65 यूनिट, इस जगह पर दोनों ने मिलकर काम किया और कितनी किस एफिशिएंसी से 13 की एफिशिएंसी से। तो 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 13 5 तो डेट मीन्स दोनों ने मिलकर 5 डेज तक काम किया। और 5 डेज के बाद विजय ने काम छोड़ा, अजय ने काम छोड़ा होगा। तो क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड अजय लीव। तो अजय ने 5 डेज के बाद वर्क को छोड़ दिया था। तो डेट मीन्स दैट शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। ओके, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन पर्सन हैं ए बी एंड सी, एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है हमें वो चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इनकी कितनी कितनी है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी गई है, इन्होंने 2/5 रेशियो, 3/4 रेशियो, 5/8 इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया था। ओके, अगर इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है तो एक्चुअली फ्रैक्शनल टर्म्स को होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। 5 4 एंड 8 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा रेशियो। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा।
एंड 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। सो इनके इन्वेस्टमेंट का जो फाइनल रेशियो है वो हमारे पास निकल के आया, क्योंकि कॉमन टर्म को छोड़ सकते हैं रेशनल टर्म्स में, तो दैट मीन्स दैट बिकम 16:30:25। इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, अब हम इसी को इनका इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, दैट मीन 16, 30 एंड 25 को ही इनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तब ऐसे केस में अब आगे क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50%। ओके, तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा पहले उसको देखते हैं। ए ने एक्चुअली जो अपना 16 यूनिट का इन्वेस्टमेंट है वो 4 मंथ्स तक तो कंटिन्यू रखा होगा ना, 4 मंथ्स तक तो इसी से रहा होगा। आफ्टर 4 मंथ्स उसने 50% इंक्रीज किया, तो डेट मीन 16 का 50% 8 हो जाएगा। 8 इंक्रीज करने का मतलब 24 यूनिट उसने बना दिया अब। और आगे कितने ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द ईयर, तो डेट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो 4 महीने अगर निकल जाएंगे तो बचेंगे 8 मंथ्स और, तो डेट मीन्स इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इनिशियल 16 मंथ्स, और स्टार्टिंग के 4 मंथ्स तक इसी रेट से उसका इन्वेस्टमेंट रहा। फिर उसने अपने इन्वेस्टमेंट को 50% बढ़ाया, तो 60 को अगर हम 50% बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा। और 1 मंथ के ड्यूरेशन में से 4 मंथ निकल गए तो बचे 8 मंथ्स और, तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बी। अब बी के बारे में बात करते हैं। तो बी के ने कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तो हमारे अकॉर्डिंग बी ने 30 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया था इनिशियली। ओके, बी इंक्रीज इज कैपिटल बाय 25%। तो बी ने जो है 4 मंथ्स के बाद इंक्रीज किया ना, तो 4 मंथ्स तक तो इसी रेट से रहेगा। ओके, एंड प्लस फिर आगे की ड्यूरेशन के लिए क्या हुआ, उसने 25% इंक्रीज किया, तो 30 का 25% हो जाएगा 7.5। इंक्रीज करने का मतलब हो गया 37.5 यूनिट। ओके, इतना इन्वेस्टमेंट उसने आगे के 8 मंथ्स के लिए किया, दैट इज। एंड नेक्स्ट सी के बारे में फिर बोला गया है। सी ने क्या किया, सी ने भी 4 मंथ्स के बाद अपना 20% कैपिटल डिक्रीज किया है, और सी का इन्वेस्टमेंट हमारे अकॉर्डिंग 25 यूनिट था। तो इसका मतलब इनिशियल 4 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट ये हो गया। एंड देन आफ्टर उसने 20% डिक्रीज कर, 25 का 20% हो जाएगा 5 यूनिट कम करने का मतलब आगे उसका 20 यूनिट फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स रहेगा, दैट इज। ओके, तो इट मीन्स इनके इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट का जो रेशियो होता है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है, दैट मीन्स ना एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो वो प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट का रेशियो, तो दैट मीन्स 16 4 = 64 एंड प्लस 24 8 = 192, दैट इज, ये तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट हो गया। ओके, रेशियो। नेक्स्ट 34 = 120 हो जाएगा, दैट इज, एंड प्लस 8 5 = 40, 8 7 = 56 and 66 carry 1, 8 3 = 24 and 6 30, that means 300 हो जाएगा ये। ओके, 8 5 = 40, 8 7 = 56, 66, 8 3 = 24, 300, yes that is, इतना हो जाएगा बी का इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं सी के इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट, तो 25 4 = 100 एंड 160 यहाँ से आएगा, तो डेट इज 260 ये हो जाएगा। ओके, सो इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जितना हम कर सकते हैं, तो डेट बिकम्स 64 और 192 को प्लस करना है तो 19 एंड 6 25, तो 256 यहाँ से आएगा। रेशियो 3 एंड 1 420 ये हो जाएगा, रेशियो, एंड डेट इज 260। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम कर पाते हैं तो। ओके, जितना हम कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 = 24 एंड 4 4 = 16। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 1 = 4 एंड 0 5 हो जाएगा। 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 6 = 24 एंड 4 5 = 20, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि अब इससे ज़्यादा शायद ये नहीं होगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें फाइंड करना है कि टोटल प्रॉफिट 7800 में बी का शेयर कितना है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है। नाउ फाइंड करते हैं शेयर ऑफ बी। तो बी का शेयर आइडेंटिफाई करने के लिए करना क्या होगा, जो टोटल वैल्यू 7800 है उसे डिवाइड करेंगे
तीनों रेशनल टर्म्स के सम से, क्योंकि ये टोटल है, तीनों का सम है, तो डेट मीन्स तीनों के सम से जो वैल्यू गिवन है उसे उसी के रिलेशन से डिवाइड करते हैं। तो 64 प्लस 105 प्लस एंड 65। अब जो फाइंड करने के लिए कहा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइंड क्या करना है, बी का शेयर, तो बी का रेशनल नंबर है हमारे पास 105, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दैट शुड बी द आंसर। इसे सिंप्लीफाई करने पर जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे फर्दर। तो दैट इज 7800 डिवाइडेड बाय, तीनों का सम करना है नीचे, तो 165 एंड 70, 170 यहाँ हो जाएगा एंड 64 ये है, तो दैट मीन्स 234, दैट इज, और इसे मल्टीप्लाई करना है 105 से। 105। ना इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, 3 से 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, 3 से किया, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। सो 78 से 100 टाइम ये हो जाएगा, सो दैट वुड बी 3500, दैट मीन शेयर ऑफ बी विल बी 3500 रुपीज एंड दैट शुड बी द आंसर। 3500 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A train takes 11 seconds and 10 seconds to cross two men who are walking in the same direction of the train at the speed of 6 km per hour and 5 km per hour respectively. Find the speed of the train. That is the question. Now because ट्रेन दो मेंस को जो कि ट्रेन की डायरेक्शन में ही 6 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली 11 सेकंड्स एंड 10 सेकंड्स में क्रॉस करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट ट्रेन की लेंथ भी गिवन नहीं और ट्रेन की स्पीड भी गिवन नहीं, तो लेट ट्रेन की लेंथ को हमने एल मीटर्स कंसिडर कर लिया और ट्रेन की स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आवर कंसिडर किया। नाउ ट्रेन क्योंकि मैन को क्रॉस कर रही है तो मैन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ता है। तो डेट मीन्स फर्स्ट मैन को क्रॉस करने में ट्रेन को अगर अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ रहा है तो डिस्टेंस इसके लिए कितना हो जाएगा, एल। और सेकंड मैन को क्रॉस करने में भी ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर ही चलना होता है, तो इस केस में भी हमारे लिए डिस्टेंस एल हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों पर्संस को क्रॉस करते समय जो कॉमन वैल्यू है दैट इज द डिस्टेंस। दैट मीन्स फर्स्ट मैन को क्रॉस करने में जितना ट्रेन को चलना पड़ेगा उतना ही सेकंड मैन को क्रॉस करने में चलना पड़ेगा, तो दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। अब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो दैट मीन्स अगर ट्रेन और मैन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो जिस स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है डिफरेंस, तो दैट मीन्स x-6 हो जाएगा। लेकिन क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट में हम छोटी यूनिट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये किलोमीटर पर आवर आ रहा है, तो दैट मीन्स छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एंड फर्स्ट मैन को क्रॉस करने में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 सेकंड्स का टाइम लगता है, इक्वल टू सेकंड मैन को क्रॉस करते समय ट्रेन की जो स्पीड लेंगे, क्योंकि मैन इज अगेन मूविंग इसलिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, इसलिए ट्रेन की स्पीड में से ऑब्जेक्ट की स्पीड को माइनस किया, बट दैट इज इन किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट में हमें छोटी यूनिट चाहिए, इसलिए यहाँ भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और क्रॉसिंग टाइम सेकंड पर्सन को क्रॉस करने में 10 सेकंड्स का टाइम लगता है, क्वेश्चन में गिवन है। नाउ वी कैन सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यू जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया। तो व्हाट इज दैट, 5/18 बोथ ऑफ साइड से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके अब यहां आता है 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x माइनस 11 6 = 66 इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 10 5 = 50, दैट इज। तो 11x, x एक तरफ करने हैं नंबर एक तरफ करने हैं, तो 11 माइनस 10 विल बी x इक्वल टू 66, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 66 में से 50 को माइनस कर देंगे तो दैट वुड बी 16। अब ये 16 एक्चुअली उस यूनिट में होगा जिसमें हमने कंसीडर किया है। रिमेंबर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जिस यूनिट में आप वेरिएबल की वैल्यू कंसीडर करते हैं, वेरिएबल का यूनिट कंसीडर करते हैं, आंसर फाइनली उसी यूनिट में आता है। सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 16 किलोमीटर पर आवर एंड दैट शुड बी योर आंसर। तो दैट शुड बी 16 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। The rectangular path with the length and width of 180 meters and 120 meters respectively is maintained in a circular field. The area of the circular field exceeding the park is 40,000 मीटर स्क्वायर. Find the radius of the field. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल को मेंटेन किया गया जिसकी लेंथ 180 मीटर्स और विड्थ इसकी 120 मीटर्स। क्वेश्चन में ये बोला गया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से 40,000 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, तो डेट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल में अगर हम 40,000 स्क्वायर मीटर्स जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो डेट वुड बी द एरिया ऑफ द सर्कल, तो ये हमारा सर्कल का एरिया हो जाएगा। ओके नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, एल इंटू बी होता है, तो डेट मीन्स 120
इंटू 180 कर लेते हैं, तो डेट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, एंड प्लस 40,000 इसमें प्लस करना है, दैट शुड बी द एरिया ऑफ द सर्किल। द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज ओके। तो यहां से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 एंड 180 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज 00, 18 टू ज़ा 36, कैरी 3, 18 वन ज़ा 18 एंड 3 21, तो दैट मीन्स 21,600 में प्लस करना है 40,000, दैट इज। अब 21 और 40,000 को प्लस करेंगे तो 61,600 हो जाएगा, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई, दैट इज दिस वन। तो दैट मीन्स 61600, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो दैट वुड बी दिस वन। अब ये दोनों नंबर 11 से डिविजिबल हैं, कर लेते हैं, तो 11 टू ज़ा 22 एंड 11 से किया, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66 एंड 00, दैट इज 2 से और डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 2800। सो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2800 इंटू 7, दैट्स वाई आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर हो जाएगा √2800 इंटू 7, एंड 2800 को वी कैन राइट 4 7 ज़ा 28 इंटू 100 इंटू 7, दैट इज। नाउ स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 7 का एक पेयर है उसमें से 7 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो दैट मीन 7 2 14 एंड 10 140 मीटर्स, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। Next question is, in a class of 45 students, the ratio of the number of boys and girls is 4:5. The average scores of boys in mathematics is 78. If the average score of all the students in the class in mathematics is 76, then what is the average score of girls in the mathematics? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो डेटा गिवन है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ बनेगी, तो डेट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल हमें गिवन है 45, दैट इज गिवन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। अब 45 में अगर 4:5 का बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स तो हम बता ही सकते हैं, 4:5 में कन्वर्ट करना है इसे 45 को, तो 4 + 5 9, 9 से 45 को डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बी 9 5 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 25, दैट मीन्स हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर एग्जैक्टली 20 एंड 25 हो जाएगा, तो 20 बॉयज हो गए एंड 25 गर्ल्स हो गई। ओके, आगे क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5, एंड सेकंड द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इन मैथमेटिक्स इज 78। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 76, तो गर्ल्स का एवरेज कितना है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करना है कितना होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज और नंबर ऑफ डेटा अगर कभी भी आपको पता हो तो सम ऑफ डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो दैट मीन्स सम ऑफ स्कोर फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ स्कोर्स। तो स्कोर्स का सम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा इक्वल टू सम होता है, तो डेट मीन 78 इंटू 20 करेंगे, ये बॉयज का टोटल स्कोर हो जाएगा। गर्ल्स का नंबर हमें नहीं पता है, सपोज एक्स कंसिडर कर लें, तो गर्ल्स का एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा, तो एक्स इंटू 25 करेंगे तो डेट वुड बी 25x हो जाएगा हमारे लिए, एंड टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 45 है, तो 45 स्टूडेंट्स का एवरेज अगर 76 है, तो सम ऑफ द मार्क्स कितना हो जाएगा, 45 इंटू 76 हो जाएगा, तो डेट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स के मार्क्स को प्लस करने पर टोटल स्ट्रेंथ का मार्क्स हो जाएगा। ओके, इसे सिंप्लीफाई करना है, सो व्हाट वुड बी द स्कोर, फाइनली 25x विल इक्वल टू 45 इंटू 76, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 78 इंटू 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, एक्चुअली दोनों नंबर्स में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होगा, तो 5 9 ज़ा 45, 9 इंटू 76 माइनस 5 से 5 4 ज़ा 20, तो दैट मीन्स 4 इंटू 78 हो जाएगा। ओके, इधर हमारे पास है 25x, वी हैव टू फाइंड आउट द x, तो x को फाइंड करने के लिए जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करना हमें, तो 5 से 5 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा, सो 5 से फाइनली डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी द एवरेज। अब इनकी वैल्यूज तो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63 एंड 5 69 हो जाए 68 हो जाएगा।
ओके, 9 6 54, 5, 9 7 63 and 5 68 minus 4 8 32, 4 7 28 and 3, that means 31, अनडिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, दैट इज, माइनस करते हैं इसको, तो 4 में से 2 बचेगा, 8 में से 7 बचेगा एंड दैट इज 3 बचेगा यहाँ पर। ओके, 372 को 5 से डिवाइड कर देना एंड दैट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। तो फाइंड करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कितना हो सकता है। 5 से डिवाइड किया, 5 7 35, बचेगा हमारे पास 222, तो 5 4 20 एंड 0.5, तो 74.4 विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. A bag contains 5 red, 8 black and 7 blue balls. 5 red हैं, 8 black हैं, 7 blue balls हैं. That is total. मिलाकर हमारे पास हो जाएंगे 8 7 15 and 5 20 balls बैग के अंदर है। A ball is drawn at random from the bag. That means we have to draw just one ball. One ball draw करनी, और one ball draw करने के बाद find the probability that the ball drawn is red or blue. Okay, तो probability find करनी है। प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो हम 20 बॉल्स में से एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो डेट मीन्स 20 में से कोई सी भी बॉल आ सकती है, तो डेट मीन्स हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 20 होंगे। बट द क्वेश्चन इज सेइंग जो बॉल है वो रेड होनी चाहिए या फिर ब्लू होनी चाहिए, तो डेट मीन्स हमारे हमारे हमें फेवर करने वाले आउटकम्स क्या क्या होंगे, या तो रेड कलर की बॉल या ब्लू कलर की बॉल। अब रेड हमारे पास कितनी है 5, या तो इन 5 में से कोई सी एक बॉल आ जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और ब्लू हमारे पास कितनी है 7 है, तो डेट मीन्स इन 7 में से कोई सी एक आ जाए तो भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो डेट मीन्स 5 बॉल्स रेड वाली एंड 7 बॉल्स ब्लू वाली हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और मतलब होता है प्लस, तो डेट मीन्स टोटल 12 बॉल्स हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो 12/20 विल बी द प्रोबेबिलिटी। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12 एंड 4 5 20, सो द प्रोबेबिलिटी शुड बी 3/5 एंड दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। A sum of money becomes 3 times of itself in 5 years at compound interest. Then find in how many years this sum becomes 9 times. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में a certain sum becomes 3 times. जितने भी मल्टीपल टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू कोई इंटरेस्ट होता है, कोई सम होता है, तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू इन 5 years। अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो क्वेश्चन इज सेइंग देन फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स दिस सम विल बिकम 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स होने में, अच्छा 3 टाइम्स होने में टाइम दिया हुआ 5 years, 5 years का ड्यूरेशन लगता है। तो इसी सम को 9 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन इज सेइंग। तो 9 टाइम्स का टाइम कितना हो जाएगा, डेट मींस वी हैव टू फाइंड इट। तो अब ये जो 9 टाइम्स के रिगार्डिंग टाइम आइडेंटिफाई करना है, ये अगर प्रीवियस वाली वैल्यू का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट हो जाए, 9 को वी कैन राइट 3 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स प्रीवियस वैल्यू का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट हो रहा है, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तब उस केस में ये टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए प्रीवियस टाइम और इस एक्सपोनेंट की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओवरऑल इतने ईयर्स का ड्यूरेशन लगेगा, दैट इज, तो दैट मीन्स 10 ईयर्स में हमारा जो अमाउंट है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। ओके, आंसर शुड बी 10 टाइम्स। अब अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। आंसर हमारा 10 ईयर्स हो गया। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी एक वैल्यू है जो 3 टाइम्स हो जाती है इन 5 ईयर्स। ओके, 5 ईयर्स में 3 टाइम्स हो जाती है। अब इस वैल्यू को आपने सपोज बैंक में डाला था और 5 साल के बाद अपने पैसा निकाला तो आपको 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू मिल गया। अब इसे फिर से आपने बैंक में डाल दिया, जो आपके पास यहां से वैल्यू आई थी इसे आपने फिर से बैंक में डाला फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 ईयर्स के लिए, तो क्या होगा, ये फिर 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो डेट मीन्स 3 3 से यहां पर इस स्टेज पर कितना हो गया, ये ओवरऑल 9 टाइम्स हो गया हमारा। और 9 टाइम्स होने में टोटल कितना टाइम लगा, 5 ईयर्स एंड 5 ईयर्स मिलाकर टोटल 10 ईयर्स का टाइम हो गया। तो इस तरह से हम एक जनरल अप्रोच के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पहले ट्रिपल हुआ 5 ईयर्स में, फिर उस पैसे को निकाल के अपने बैंक में फिर से डाला तो वो फिर ट्रिपल होगा अगले 5 ईयर्स में, तो मिलाकर के 10 ईयर्स में आपका पैसा 9 टाइम्स हो जाएगा। सो आंसर शुड बी 10 ईयर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9। A square park having a side 20 meter has two roads, each 2 meter wide, running in the middle of it and parallel to its length and width.
What will be the cost of graveling the path at the rate of 100 rupees per meter square? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्क्वायर पार्क है जिसकी लेंथ 20 मीटर्स गिवन है। इसके अंदर दो रोड्स हैं, दो रोड्स, ईच ऑफ पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, और विड्थ इनकी दे रखी है 2 मीटर्स। तो हमें इन रोड्स का एरिया निकाल कर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट वुड बी द कॉस्ट। तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग फाइंड करने के लिए पहले एरिया ऑफ रोड्स आइडेंटिफाई करना होगा। एरिया ऑफ रोड्स को आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है, एंड दैट इज कि अगर हम इसे रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को हम प्लस करते हैं। अगर लेंथ के पैरेलल एक रोड और विड्थ के पैरेलल एक रोड है और दोनों रोड्स की विड्थ सेम है, तो फिर इनसाइडेड रोड के केस में जो भी रोड की विड्थ है उसको माइनस करते हैं और इस पूरे के साथ रोड की विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड दैट इज द एरिया ऑफ द रोड्स। ओके, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विड्थ ऑफ द रोड गिवन है 2 मीटर्स। अब लेंथ और विड्थ क्योंकि स्क्वायर शेप है तो दोनों तरफ से सेम हो जाएगा, तो दैट मीन्स 20 + 20 हो जाएगा, एंड माइनस विड्थ ऑफ द रोड इज 2। दैट इज, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स 2 इंटू 20 20 40 में से 2 को माइनस करेंगे तो 38 आएगा, तो 38 का डबल करने पर दैट वुड बी 76 मीटर स्क्वायर, दैट इज ओके। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ रोड्स हमारा हो गया 76 मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी एरिया ऑफ रोड्स आया उसको रेट ऑफ ग्रेवलिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज 100। 100 से मल्टीप्लाई कर देने पर इट बिकम्स 7600 मीटर स्क्वायर। सो आंसर शुड बी 7600, दैट इज, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड टू दिस वन सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6। अब कोई भी नंबर किसी एक पर्टिकुलर गिवन डेटा से कंप्लीटली डिवाइड अगर बोलता है तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, तो 3 4 5 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर कौन सा होता है, वो होता है इनका एलसीएम। ओके, तो 3 4 5 6 से कंप्लीटली डिविजिबल 3 4 5 6 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम पहले फाइंड करते हैं ऑफ 3 4 5 एंड 6, और इन सब का एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी, चलिए फाइंड करते हैं। तो 3 4 5 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं एलसीएम। तो 3 की टेबल में क्योंकि 6 आता है तो लीव इट। ओके, अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 5 नहीं होता 3। अब ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो इनका मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो एलसीएम विल बी, दैट मीन्स 2 2 जा 4 5 जा 20 3 जा 60, तो हमारा एलसीएम तो 60 हो गया। दैट मीन्स अब हमारा नंबर 60 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स जो भी नंबर आपको गिवन है दैट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 60। तो 2 4 8 3 को हम 60 से ही डिवाइड कर देंगे। ओके, 60 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर रहे हैं, तो 60 से डिवाइड करते हैं। 6 से 6 4 जा 24, तो 240 हो जाएगा, दैट इज हमारे बचेगा 8 जी 3 कैरी कर लिया। नाउ एडिंग का केस जब होता है तो लास्ट स्टेप में एक बार एक्सेस करके डिवाइड करना होता है। ओके, तो 60 से 1 टाइम 60, 2 टाइम 120, तो 2 टाइम्स करेंगे हम, तो यहां हो जाएगा 120 120। अब 120 में से 83 को माइनस कर देंगे, तो जब हम 120 में से 83 को माइनस करेंगे तो डेट वुड बी, नीचे वाला नंबर बड़ा इसलिए नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, तो 7 एंड 3 तो 37, दैट मीन्स 37 शुड बी एडेड, एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ओके, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।